अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हम 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज कर रहे थे, तो आज इस लेक्चर में हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से कहता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन एन ऑर्गेनिक एंड एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। तो इसका आपने आंसर बताना है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब भी आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो आपने जो है पार्टीशन करके लिखना है, यानी कि दरम्यान में लाइन लगा के इधर ऑर्गेनिक कंपाउंड और इस साइड पे इनऑर्गेनिक कंपाउंड की हेडिंग देनी है। इस तरीके से आपने लिखना है। इससे जो है ना इंप्रेशन भी अच्छा पड़ता है और आपके जो पॉइंट्स होते हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं। तो फर्स्ट कंपैरिजन क्या है इन दोनों में कि ऑलवेज कंटेन कार्बन, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनमें हमेशा कार्बन एटम मौजूद होता है, यूजुअली बॉन्डेड विद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। इसमें हाइड्रोजन तो लाजमी तौर पर मौजूद होगा, लेकिन इसके अलावा इसमें ऑक्सीजन भी हो सकता है या फिर नाइट्रोजन भी पाया जाता है, वो कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड होता है। जबकि इसकी तरफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर हम देखें, इसमें लाजमी नहीं है कि कार्बन एटम मौजूद हो। तो क्या लिखोगे आप? डू नॉट नेसेसरली कंटेन कार्बन एक्सेप्ट फ्यू लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बोनेट्स। इसके अलावा क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनेट्स जो है ये हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इसकी मिसाल दे रहा है कि इसके अलावा जो है बाकियों में कार्बन ज्यादातर नहीं होता। तो मतलब जरूरी नहीं है कि इनमें कार्बन हो या ना हो, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए ये बात कंपलसरी है कि उनमें कार्बन मौजूद होगा। और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ये ज्यादातर कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, जबकि ये क्या है मोस्टली आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। जनरली फाउंड इन लिविंग थिंग्स, ये ज्यादातर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, जैसा कि शुगर, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारे के सारे क्या हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। जबकि जो इनऑर्गेनिक होते हैं ये जनरली फाउंड इन नॉन लिविंग थिंग्स, ये ज्यादातर नॉन लिविंग थिंग्स में मौजूद होते हैं, जैसा कि मिनरल्स हो गए, साल्ट्स हो गए, मेटल्स वगैरह, ये सारी क्या है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कहता है व्हाई आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फाउंड इन लार्ज नंबर, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो ज्यादा तादाद में क्यों मौजूद होते हैं। तो इसकी रीजंस पड़ी थी कि जो कार्बन एटम होता है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बहुत ज्यादा वास्ट हैं, यानी कि उसकी वैरायटी की वजह से, उनकी कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा होने की वजह से जो कार्बन है वो ज्यादा जो है लॉन्ग चेन्स बनाता है। इसके अलावा आइसोमरिज्म करता है, इसकी वैलेंसी भी बहुत है, यानी कि 4 टेट्रावैलेंसी जिसको कहते हैं। ये 4 कार्बन एटम जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को जो है ना उसकी डेफिशिएंसी है, मतलब कि ये 4 बॉन्ड बना सकता है। तो क्या लिखना है कि टेट्रावैलेंसी, इसकी जो रीजन है ये लिखनी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन लार्ज नंबर्स ड्यू टू टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। इसका क्या मतलब हो गया टेट्रावैलेंसी के कार्बन कैन फॉर्म 4 कोवलेंट बॉन्ड्स, के ये 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बना सकता है एट अ टाइम। इसके अलावा जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है कैटिनेशन है। इसका क्या मतलब होता है कि एक कार्बन जो है दूसरे कार्बन के साथ जुड़ता हुआ एक लंबी चेन बना लेता है, चेन या फिर रिंग्स वगैरह बनाता है, जिसकी वजह से इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। थर्ड वन है आइसोमरिज्म के, जिसका क्या मतलब होता है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो एक जैसे होते हैं, कैन गिव मैनी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, लेकिन उसके अलावा जो इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है वो काफी हद तक वेरी करता है, जिसकी वजह से इनमें काफी वैरायटी देखी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है कि नेम द प्रोडक्ट विच आर ऑब्टेन्ड व्हेन नेचुरल गैस इज ऑक्सीडाइज्ड अंडर द कंट्रोल्ड कंडीशन। उन प्रोडक्ट्स का नाम बताओ जो कि उस वक्त मिलते हैं जब नेचुरल गैस जो है उसकी ऑक्सीडेशन की जाती है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसको देखते हैं कि कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ नेचुरल गैस गिव्स मेथनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारे के सारे क्या हैं इसकी ऑक्सीडेशन के नतीजे में बनते हैं। तो होता क्या है कि जब आप अल्केन्स की जो है ऑक्सीडेशन करते हो तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है, अल्कोहल से देन जो है फॉर्मेल्डिहाइड यानी कि जो एल्डिहाइड्स होते हैं या फिर कीटोन्स उनमें कन्वर्ट हो जाती है। जब उनकी ऑक्सीडेशन की जाती है तो वो उसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो ये एक क्या है फर्दर प्रोसेसेस हैं। तो आपने लिखना क्या है कि कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, मतलब क्या हुआ कि अगर आप अनकंट्रोल्ड उसकी ऑक्सीडेशन करवाओ तो एंड प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड तक जा सकता है, लेकिन कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में ये सारी चीजें बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है कि राइट डाउन
बल्कि फोर्थ क्वेश्चन है कि हाउ नेफ्था फ्रैक्शन इज डिकम्पोज टू गिव लोअर हाइड्रोकार्बन्स, कि नेफ्था की जो है उसकी डिकम्पोजिशन कैसे होती है कि वो जो हमारे पास लोअर हाइड्रोकार्बन जो है हम उससे अचीव कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा ये देखते हैं। कहते हैं नेफ्था फ्रैक्शन व्हेन हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जियोलाइट, वो रिएक्शन कैसे होता है उसकी बात बता रहा है कि जब इसको कैटलिस्ट जियोलाइट की मौजूदगी में हीट किया जाता है, इट डिकम्पोज टू गिव स्मॉलर अल्केन्स एंड अल्कीन्स। जब इसको हीट किया जाता है तब ये अपने अल्केन्स और अल्कीन्स में क्या हो जाता है, टूट जाता है। दिस प्रोसेस इज डन बाय द प्रोसेस ऑफ क्रैकिंग, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्रैकिंग कहते हैं। तो यही बात पूछ रहा था कि किस तरीके से जो है ना उसको कन्वर्ट किया जाता है। तो प्रोसेस जो है वो क्रैकिंग हो गया, और ये होता कैसे है, जब इसको हीट किया जाता है कैटलिस्ट की मौजूदगी में। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कहता है राइट डाउन द मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड द कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन के लिए ये सारे फार्मूलाज लिखने हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम देखते हैं, नेक्स्ट उसके बाद स्ट्रक्चरल फार्मूला और साथ ही उसका कंडेंस्ड फार्मूला भी देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2 के तहत भी आप निकाल सकते हो कि जैसा कि वो ब्यूटेन की बात कर रहा था, तो मतलब क्या हुआ कि 4 कार्बन होंगे, और उस फार्मूला में अगर पुट करें CnH2n+2 तो उसके अकॉर्डिंग उसमें हाइड्रोजन 10 आएंगे। तो ये इसका क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। देन स्ट्रक्चरल फार्मूला तो आपने पहले भी पढ़ा है, ये इस तरीके से होता है कि CH3 जो है थर्ड, मतलब कि एक जो ब्रांच्ड फॉर्म होती है उसको हम क्या कहते हैं, आइसोब्यूटेन कहते हैं। इसके अलावा कंडेंस्ड फार्मूला जो लिखा जाता है, यानी कि इसी स्ट्रक्चरल फार्मूला में आप देखते हो कि CH3 जो है वो कितनी बार आ रहा है, तो मतलब इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि CH3 3 बार है, तो इसकी जगह पे आप 3 लिख दो और यहाँ पे CH आ जाए, तो ये भी जो है कंडेंस्ड फॉर्म हो सकती है। अदरवाइज आप अगर ये भी लिखना चाहो जो यहाँ पे लिखा हुआ था वो भी ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, CH3 थ्राइस हो गया, तो ये इसका क्या आएगा, हाँ इस तरीके से आप इसका कंडेंस्ड फार्मूला ऐसे भी लिख सकते हो, और पीछे जैसे लिखा हुआ था वो भी लिखना चाहो तो वो भी ठीक है। कंडेंस्ड फॉर्म में बताना है ना हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है हाउ आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूजफुल फॉर अस, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे लिए किस तरीके से हेल्पफुल हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का तो हमारी डेली लाइफ में बहुत बड़ा रोल है, खुराक से लेकर फ्यूल तक सारी की सारी चीज़ें हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं। तो इसका लिखने का तरीका क्या है, इसको देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूजफुल बिकॉज दे आर द बेसिस ऑफ द लाइफ, कि ये ज़िंदगी की बुनियाद हैं और ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं डेली लाइफ में। फ्यूल में, मेडिसिन, प्लास्टिक्स, फूड, फाइबर्स, डाइज, डिटर्जेंट्स, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं। देखते हैं क्या कहता है कि राइट डाउन द नेम्स ऑफ 5 सच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच एग्जिस्ट नेचुरली, जो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनमें से किसी 5 के नाम लिखने। तो इसमें तो एसिटिक एसिड, ये सारी चीज़ें, सिट्रिक एसिड हो गया, मीथेन हो गया, ग्लूकोज वगैरह, ये सारे क्या हैं, नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो यही लिखना है, मीथेन, एथेनॉल, ग्लूकोज, सिट्रिक एसिड, बेंजीन वगैरह, ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, नेचुरली अकरिंग। या इसके अलावा आप यूरिया भी लिख सकते हो, अगर बेंजीन ना भी लिखना चाहो तो इसकी जगह पे यूरिया ऐड कर दो। फार्मूलाज लिखने हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी लिखने तो कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि गिव द आयोपिक नेम टू द फॉलोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड को आयोपिक नेम देना है आपने। तो इसमें हमने रूल्स पढ़े थे कि सबसे पहले तो हमने रूट जो है ना उसको डिस्कवर करना है कि इसमें रूट कौन सी है, यानी कि लॉन्गेस्ट चेन। उसके बाद हमने इसको फिक्स देना था, यानी कि इसका जो क्या कहते हैं क्लास कौन सी है। देन हमने जो इसके साथ लगा हुआ जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके बारे में उनको नेमिंग देनी है। तो चलते हैं इसको देखते हैं कि सबसे पहले क्या करना है, हमने काउंट करने हैं कार्बन्स के, सबसे ज़्यादा कार्बन किस तरफ से हैं। तो अगर हम देखें 1 2 3 4, इस तरीके से भी 4 कार्बन एटम्स बनते हैं। अगर स्ट्रेट चेन लें तब भी 4 कार्बन एटम्स ही बनते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि इसको हम जो है ना रूट चेन कंसीडर कर लेते हैं।
देन जो है हमने नंबरिंग देनी होती है कि फर्स्ट नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, तो सब्स्टिट्यूएंट जहाँ से ज़्यादा करीब पड़ रहा हो तो वहाँ से फर्स्ट नंबरिंग स्टार्ट की जाती है। तो मतलब क्या हुआ, ये कार्बन 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4। तो 4 है तो इसके लिए रूट क्या आएगा, ब्यूट, और सब में ही जो है सिंगल बॉन्ड मौजूद है यानी कि सैचुरेटेड है, तो मतलब क्या हुआ, एन का लफ्ज आएगा, ब्यूटेन इसका नाम बन जाएगा। देन जो है हमने इसके साथ लगा हुआ जो ये सब्स्टिट्यूएंट है इसको नेम देना है, ये क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है, तो मतलब क्या हुआ, मिथाइल ब्यूटेन, राइट। उसके बाद हमने देखना है कि पोजीशन कौन सी है, तो क्या है, ये पोजीशन नंबर 2 पे है, तो मतलब क्या हुआ, पूरा नाम क्या बनेगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो यही लिखना है आपने, 2 मिथाइल ब्यूटेन। तरीका बता दिया मैंने आपको पहले भी, जो जब हम इसका लेक्चर देख रहे थे तब भी मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था। तो क्या करना होता है, सबसे पहले रूट देखना होता है, देन क्लास देखनी है, देन उसके साथ जो लगा हुआ सब्स्टिट्यूएंट है उसको देखना है। कहता है हाउ डू द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन चेंजेस व्हेन वी मूव फ्रॉम लोअर मेंबर्स टू हायर मेंबर्स, यानी कि जब हम मीथेन, इथेन, देन प्रोपेन, इस तरीके से लोअर मेंबर्स से हायर मेंबर्स की तरफ मूव करते हैं तो उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स क्यों बढ़ते चले जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो जैसे हमारे पास जो मॉलिक्यूल होगा वो बल्क होता चला जाएगा, यानी कि उसका साइज बढ़ता चला जाएगा, उसका वेट बढ़ता चला जाएगा, उनके दरमियान जो बॉन्डिंग है वो जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही जो है उसका मेल्टिंग या फिर बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा होते चले जाएंगे। तो क्या लिखना है आपने इसका आंसर के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द अल्केन्स इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास बिकॉज लार्जर मॉलिक्यूल्स हैव स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, कि जितना लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी वो भी स्ट्रॉन्ग होती चली जाएंगी। अब चूंकि ये नॉन पोलर हैं तो इनके दरमियान पाई जाने वाली फोर्सेस कौन सी हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं। इसके अलावा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पाई जाती है, तो जितना बड़ा जो है मॉलिक्यूल होगा उतना जो है इनमें पाई जाने वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने इसके शॉर्ट क्वेश्चन को देखा। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो रही है किसी चीज़ में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।